मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय इसका नाम चर्चा में रहता है। चुनाव के समय इसका नाम और भी ज्यादा चर्चा में है। तो यूपीएससी पूछ देगा कि इस तरह से चार पांच इस तरह से नाम दे देगा, मतुआ दे देगा, हैती दे देगा, मैथी दे देगा, उसके आगे राज्यों के नाम दे देगा कि इनमें से किसका संबंध किस राज्य से है। या तो कह देगा मैच कीजिए, या फिर कह देगा कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। समझ में आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतुआ है क्या, मतुआ कौन सा समुदाय है, इसका संबंध किस राज्य से है, और चर्चा में ये क्यों रहता है। तो करंट अफेयर पढ़ने का मतलब होता है कि आप एक नजर में उसके बारे में पूरी जो जानकारी है उसको एक साथ जान ले। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि मतुआ समुदाय कौन है। दूसरा प्रश्न आएगा इसका संबंध कहां से है। तीसरा प्रश्न आएगा चर्चा में क्यों। और चौथा प्रश्न उठेगा इसकी हिस्ट्री। समझ में आ गया? तो देखिए, जो ये मतुआ समुदाय है, बेसिकली ये कौन है? एससी, यानी शेड्यूल कास्ट। कौन है? शेड्यूल कास्ट। लेकिन कहाँ का है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल का समुदाय कौन सा हो गया? मतुआ समुदाय। अब चर्चा में क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में ये जो समुदाय है वोट बैंक के लिए चर्चा में रहता है, राजनीति के लिए। क्योंकि जो पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने हितों को साधने का प्रयास करती है। हर पार्टी ऐसा करती है। जैसे किसी जगह अगर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर मुद्दे उठाएंगे कि यहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। कहीं हिंदू कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, तो उनके पक्ष में मुद्दे उठाएंगे। इसी कारण से पश्चिम बंगाल में सरकार चूंकि दूसरी है राज्य में, इसी कारण से इनको अपनी ओर करने के लिए जो सरकार है वो क्या करती है, इनका समर्थन करने का प्रयास करती है। तो कई बार इनका नाम आता है। ठीक है, तो मतुआ समुदाय कहाँ? पश्चिम बंगाल। और है कौन? एससी कम्युनिटी के। और इसलिए इनका महत्व ज्यादा है क्योंकि भारत में जो शेड्यूल कास्ट है उनमें कुछ ऐसी जनजातियां जातियां हैं जो बहुत ज्यादा किसमें खतरे की स्थिति में है या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो जो 75 जनजाति हैं कुल मिलाकर, ऐसी 75, 75, तो उनमें से एक है ये। और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो आपको पता होगा 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान अलग हुआ था। उसी का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं उसी का नाम था क्या? पूर्वी पाकिस्तान। और जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं वो क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय ये जनजाति बंगाल के क्षेत्र में रहती थी, जो बांग्लादेश का भाग है वहां पर। तो जब पाकिस्तान बटा तो ये वहां से भागकर कहां पर आ गए? पश्चिम बंगाल में। और जो बचे हुए थे, जब बांग्लादेश बटा यानी बांग्लादेश अलग देश बना, उस समय फिर से ये भागकर कहाँ गए? पश्चिम बंगाल में। तो इतिहास इनका यही रहा है। ये मूल रूप से बंगाल के क्षेत्र में ढाका के आसपास रहते थे, लेकिन ढाका क्या हो गया अब? बांग्लादेश की राजधानी। इसलिए इनको यहाँ से आना पड़ा। तो लिखिएगा मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय लिखिएगा। ये ये अनुसूचित जाति से संबंधित समुदाय है। ये अनुसूचित जाति से संबंधित समुदाय है। जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। विभाजन के समय विभाजन के समय व व बांग्लादेश के निर्माण के समय ये भारत में ये भारत में आकर रहने लगे। भारत में आकर रहने लगे। तो समझ में आ गए?
क्लियर। तो इस समुदाय को याद रखिएगा, इस साल उम्मीद है कि पेपर में पूछा जाए, लेकिन याद सिर्फ इतना रखना है क्या कि कहाँ किस राज्य से संबंधित है। अच्छा, चकमा और होजांग, ये जो ट्राइब है इनका संबंध किस राज्य से है? चकमा और होजांग, सुना है नाम इनका? नहीं सुना? ये भी कहाँ रहते थे? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में जिस समय पाकिस्तान का अधिकार था, उस समय बांग्लादेश में क्या किया, एक डैम बनाया जिसका नाम था कपटई बांध। क्या नाम था? कपटई। नाम भी उसका कपट है। पाकिस्तान ने बनाया इसलिए था ताकि वहां पर ये समुदाय रहता था, चकमा और होजांग, इन लोगों को वहां से भगाया जा सके। जैसे मान लीजिए आप जिस जगह रहते हैं और आपको वहां से भगाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आपको जानबूझकर भगाया जाए, तब इस पर आप क्या करेंगे, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर कोई चीज बना दी जाएगी, डैम बना दी जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया जाएगा, तब आप क्या होगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो यही यहाँ किया था, बहुत बड़े क्षेत्र में डैम बनाया था तो इनको भागना पड़ा। तो वर्तमान में ये लोग कहाँ पर रहते हैं? आसाम, मिजोरम, इन राज्यों में, और एक बड़ा चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। अगला लिखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, देखिए जो चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है उनके लिए एक बोर्ड अलग से बना दिया जाता है। जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह है, ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि भर्ती प्रक्रिया की जा सके। अब सरकार ऐसा तो है नहीं कि हर काम करे, भर्ती भी कराए, खुद सब कुछ कराए, तो इसलिए बोर्ड बना दिए जाते हैं। जैसे टी बोर्ड बना हुआ है, ये क्या करता है, चाय बागान से संबंधित लोगों के बारे में क्या करता है, जानकारी रखता है, उनकी क्या सैलरी है, सब चीजें। इसी प्रकार से सरकार ने बनाया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। दरअसल हल्दी के बारे में ये जानना जरूरी है कि भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और उत्पादक ही नहीं, उपभोक्ता भी है, और साथ ही साथ निर्यातक भी है। तीन काम करता है, उत्पादन करता है और उपभोग भी करता है, उसके साथ साथ इसको निर्यात भी करता है। तो सरकार ने इसी के लिए एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। और ये बोर्ड इसलिए बनाया है क्योंकि हल्दी के एक्सपोर्ट में बहुत सारी संभावनाएं हैं भारत के क्षेत्र में, और भारत में बहुत अधिक आबादी ऐसी है किसानों की जो हल्दी का उत्पादन करती है। तो इसीलिए बोर्ड बनाया है ताकि उनके हितों की अनदेखी ना हो, और उनके लिए सरकार सही डिसीजन ले सके, और कैसे हम हल्दी के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। तो इसी के लिए हल्दी बोर्ड का निर्माण किया गया है। तो लिखिए इसके बारे में पहला पॉइंट, भारत सरकार ने भारत सरकार ने तेलंगाना में भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइन में, लोकेशन तेलंगाना। ठीक है, इतने एक लाइन में ऐसे ही आपको पढ़ना है। जब भी कोई चीज पढ़ा कीजिए, जैसे एक लाइन पढ़ते हैं ना, कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कितनी जल्दी हमारा पेज खत्म हो, उंगली रखते जाएंगे पूरा पेन, कुछ लोग पूरा पेन ही चलाते जाएंगे और लास्ट में पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने का एक मेथड होता है कि अगर आपने एक लाइन पढ़ी है तो उस एक लाइन में सबसे पहले ढूंढिए कि एक शब्द इंपॉर्टेंट कौन सा है। समझ में आ गया? जैसे इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तेलंगाना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे इसी में लिखिए ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। लिखिएगा ये ये किस मंत्रालय के अधीन आएगा? खाद्यान्न मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा। और देखिए बोर्ड बनाया, हमने बताया आपको कि बोर्ड का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए सरकार हो या इंसान, एक ही चीज के लिए काम करते हैं, वो क्या है, मुनाफा, लाभ। सही बात है नहीं? तो सरकार ने बोर्ड बनाया, इस बोर्ड को बनाने का मेन पर्पज है कि कैसे हम हल्दी के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें।
दूसरे देशों में कैसे हम ज्यादा संख्या में भेज सकें। तो इसके लिए कौन सा काम मंत्रालय काम करता है? वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखिएगा। इसे वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन किया गया है, इसे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन किया गया है। अब सवाल उठता है संरचना। संरचना का मतलब क्या होता है? देखिए, संरचना का मतलब होता है कि इसमें कौन टॉप पर है, कौन लो पर है, कितने लोग हैं। तो इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह है? आयत की तरह है। उसी प्रकार से जब भी कोई बोर्ड बनाया जाता है, कोई संस्था बनाई जाती है, तो उसमें कोई अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष अकेला तो सब काम करेगा नहीं, कुछ मेंबर होंगे। अध्यक्ष का मतलब होता है हेड ऑफ द हेड। जैसे प्रधानमंत्री है, वो क्या है? सरकार का मुखिया है। उसके अंदर कौन काम करते हैं? मंत्री काम करते हैं। तो इसी प्रकार से संरचना की बात करें तो इसमें एक कौन होगा? अध्यक्ष, और 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो टोटल कितने लोग हैं? 5। और अध्यक्ष जो होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। लिख लीजिएगा, इसी तरह से बनाइए एक संरचना। एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा, और 4 सदस्य होंगे। एक बात और समझ लीजिए, इसको लिखना नहीं है। जो 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य किस विषय से संबंधित होने चाहिए? या तो इनको नॉलेज हो किस चीज का? वाणिज्य का। या इनको औषधि का, क्योंकि हल्दी का आपको पता होगा सबसे ज्यादा उपयोग औषधि के रूप में होता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो उसका उपयोग बहुत सारी दवाओं के निर्माण में होता है। तो इसमें आयुष मंत्रालय के भी व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। थोड़ा हल्दी के बारे में लिखिए, ये जानना जरूरी है। ये करंट अफेयर का नहीं, बल्कि ये जहां आप पढ़ते हैं चीजें, उस कोर का पार्ट है। लिखिएगा हल्दी, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। उपयोग तो डेली करते हैं। हो गया। अब हल्दी से संबंधित जो पॉइंट बताएं, आपको इस तरह से क्रम से लिखते जाना है। ये आपके प्री मेंस सब जगह काम आएंगी। और आजकल हल्दी का उपयोग हर कोई बताएगा फायदा, खासकर जो ये होते हैं ना, वैद्य वगैरह, ये सबसे ज्यादा इसका फायदा बताएंगे। तो इसलिए थोड़ा जान लीजिए इसको, हल्दी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत हल्दी का सबसे बड़ा क्या है? प्रोड्यूसर, उत्पादक, और उपभोक्ता, और निर्यातक। तीनों ही मामले में भारत क्या है? टॉप पर है। तो लिख लीजिएगा, भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक है। सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक है। समझ में आ गया? लेकिन यूपीएससी इस लाइन से क्वेश्चन खोजना है तो ये पॉइंट नहीं देगा, बल्कि इसके आगे का पॉइंट देगा कि दरअसल हम लोग निर्यात तो करते हैं, लेकिन निर्यात किन देशों को करते हैं, ये पूछेगा। जैसे आप देखेंगे 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें ट्रेड से रिलेटेड थे कि हम बांग्लादेश के साथ कितना निर्यात करते हैं, श्रीलंका के साथ क्या निर्यात करते हैं, इस तरह से 4 ऑप्शन। तो इसमें अगर उसको पूछना है तो वो ये पूछेगा कि हम हल्दी किन देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी में लिख लीजिएगा, इसी के आगे लिखिएगा, भारत इसका निर्यात बांग्लादेश, भारत इसका निर्यात बांग्लादेश, यूएई, यूएई जानते हैं कहां पर स्थित है? कहां पर है? वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में।
बांग्लादेश, यूएई, यूएसए व मलेशिया में निर्यात करता है। अब एक क्वेश्चन जो पूछ दिया जाता है, पीसीएस में पूछ सकता है कि ये किस कुल का पौधा है। ये सब पढ़े हैं नहीं बायो वगैरह में कहीं, कुल वंश क्या होते हैं, जीन्स नहीं पढ़ा। जैसे इंसान होते हैं, अब इंसान से पूछते हैं कि तुम किस वंश के हो, तो सुनते होंगे रघुवंश, चंद्रवंश, इस तरह से बताते हैं ना। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के भी क्या होते हैं, वंश होते हैं। एक वंश में कई सारे कुल होते हैं, कुल में कई सारे जीन्स होते हैं। समझ में आ गया। तो ये अदरक कुल का पौधा है। किस तरह का, अदरक, तो लिख लीजिएगा। ये अदरक कुल से संबंधित, ये अदरक कुल से संबंधित उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये अदरक कुल से संबंधित उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधे क्या होते हैं? अच्छा, उष्णकटिबंध क्या होता है? ट्रॉपिकल कहते हैं जिसको। क्या होता है? पढ़ा तो होगा कि उष्ण क्या है, उपोष्ण क्या है, नहीं पढ़ा? देखिए, दरअसल जो हमारी ये पृथ्वी है, ये एकदम ऐसी नहीं है, बल्कि ये 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यानी अगर पृथ्वी की संरचना देखनी है तो लगभग आपको इस तरह से नजर आएगी। और अगर इनके बीच से आप एक कोई स्टिक डाल देंगे तो वो ऐसी घूमती हुई नजर आएगी इसी के पैरेलल। इतना तो समझ में आ गया। ये और सूर्य जो है, ये है। अब ये मत कहिएगा कि सूर्य छोटा क्यों है, वो दूर है इसलिए छोटा है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। अब ये बताइए, प्रकाश ऐसे ही फैलेगा ना, ऐसे। अब पृथ्वी छोटी सी तो कोई है नहीं कि इतने में पूरा प्रकाश फैला हो एक साथ, नहीं ना। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी दोनों ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी कारण से कभी सूर्य के प्रकाश यहाँ पर ज्यादा पड़ता है तो कभी यहाँ पड़ता है। उसी के बेसिस पर हमने क्या किया है, पृथ्वी पर क्या बनाए हैं, कटिबंध। अक्षांश जो होता है, ये है अक्षांश रेखा का मतलब लेटी हुई रेखा है। और अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध, जोन। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने 4 जोन डिसाइड किए हैं। कौन कौन से, किस आधार पर है, तापमान के आधार पर। तो ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से आप 30 डिग्री तक जाइएगा। 30 डिग्री ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। इतनी गर्मी रहती है कि टी शर्ट में ही आपको 12 महीने घूमना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये यहाँ क्या है, गर्मी ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, गर्मी को क्या कहते हैं, उष्ण। और दो अक्षांशों के बीच की बात हो रही है, तो क्या होगा, कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। समझ में आ गया। इंग्लिश में इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल। अब देखिए, जैसे ही आप इससे ऊपर आएंगे तो क्या होगा, गर्मी, ठंडी होगी या गर्मी। जैसे ही आप यहाँ से आएंगे 45 डिग्री तक, यहाँ भी 45 तक, तब क्या होगा, गर्मी या ठंडी, नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, गर्मी से सीधे ठंडी हो सकती है, नहीं। मतलब गर्मी कम होगी, क्या कहेंगे, गर्मी कम होगी, तो उष्ण। और इसको कहेंगे उपोष्ण। क्या कहेंगे, उपोष्ण। यानी यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो इतनी गर्मी आपको नहीं महसूस होगी। समझ में आ गया। कभी कभार ठंडी भी लगेगी, नॉर्मल मौसम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 45 से पहुंचेंगे कहाँ, 60 के बीच में, तो यहाँ पर आपको ठंडक महसूस होने लगेगी, हल्की सी। ठीक है, जैसे सर्दियों के मौसम में हम लोगों के यहाँ होती है, यहाँ पर आपको उसी तरह हर समय मिलेगी। जैसे यूरोप वगैरह आप जाएंगे, ब्रिटेन वगैरह, तो वहाँ हर समय मौसम ठंडा रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण। और इसके आगे आप पहुंच जाएंगे 90 तक, तो फिर आपको बर्फ देखने को मिलेगी हर समय। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। समझ में आ गया। ये ज्योग्राफी का पार्ट था।
तो इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना था। तो हमने बताया कि हल्दी किस कुल का पौधा है? अदरक कुल का। और हल्दी कहाँ कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय। तो अब ये बताइए, क्या हम कहें हल्दी को हम ब्रिटेन में उगाएंगे तो उगा सकते हैं? तो अगर ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि हल्दी की खेती ब्रिटेन में होती है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आपको ये पता होगा कि इतने में कौन कौन से देश आते हैं, तो कहीं भी आपसे पूछ दिया जाए तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पर हल्दी होगी। समझ में आ गया? अब ये चीजें आपको पढ़ाई नहीं जा सकती हैं, ये होती है सोचने वाली बात। आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये कैसा है? अदरक कुल का। तो आपको पता हो गया कि अदरक क्या होती है? जमीन के अंदर खेती होती है। तो इसकी भी कहाँ होगी? जमीन के अंदर। और अदरक कुल का पौधा है और कैसी जगह होता है? उष्णकटिबंध में। तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में इसकी खेती होगी। और आपको पता होगा कि भारत इसी बीच में आता है, इसलिए भारत के दक्षिणी भाग में इसकी संभावनाएं ज्यादा है। समझ में आ गया? अब लिखिएगा अगला पॉइंट। तापमान कितना होना चाहिए? अभी बताया कि उष्णकटिबंध, जाहिर सी बात है इसको तापमान क्या चाहिए? ज्यादा, तभी तो उष्णकटिबंध में है। तो अगर इसकी खेती करनी है तो तापमान होना चाहिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लीजिएगा, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा मतलब एक औसत से थोड़ा ज्यादा। लिखिएगा, वर्षा कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर से अधिक। वर्षा 1500 मिलीमीटर से अधिक। अब एक क्वेश्चन जो आपसे बायो में पूछा जाएगा कि हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है? अब ये इसीलिए आपको बता रहे हैं, ये काम नहीं है बताना, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको ये समझ में आए कि हमको ऐसे जोड़ना है इसको करंट से। करंट में क्या हुआ? हल्दी बोर्ड का निर्माण हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? हल्दी बोर्ड का निर्माण हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, कहाँ पर ये बोर्ड बना, और इसकी संरचना क्या है। बस सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था। अब जो आप पढ़ रहे हैं ये किसका पार्ट है? ज्योग्राफी और बायोलॉजी का। इसका ज्योग्राफी और बायोलॉजी का। ज्योग्राफी में आपको ये पता करना है कि किस किस जगह है इसकी खेती हो सकती है, कितनी वर्षा चाहिए, कितना तापमान चाहिए। और बायोलॉजी में आपको ये पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है? तो इसका पीला रंग किस कारण से होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका पीला रंग होता है करक्यूमिन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। करक्यूमिन नामक, करक्यूमिन नामक प्राकृतिक घटक के कारण, करक्यूमिन नामक प्राकृतिक घटक के कारण। अब एक बात बताइए, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? किस कारण होता है? क्या हुआ? टमाटर नहीं खाते? एक चीज आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे, जो सब्जी आप पहले खाते थे आजकल उसमें कई सारे रंग के फ्लेवर देखने को मिलते होंगे। जैसे गोभी खाते थे, अब वो गोभी कहीं हरे रंग में, कहीं नीले रंग में ऐसे दिखाई देता है। कई सारी सब्जियां, गाजर है आपको 5-6 रंग में दिखाई देगी। तो ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? सोचा इसके बारे में कुछ? यहाँ आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके तहत ये सारी फसलें बनाई जाती हैं। समझिएगा, बड़ा आसान सी चीज है। जैसे मान लीजिए ये है गाजर। अब इस गाजर का रंग कैसा है? लाल। ठीक है? और रंग किस कारण से होता है? पिगमेंट के कारण। पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक। वर्णक का मतलब होता है जो रंग प्रदान करता है। जैसे एक गिलास पानी रखा है, अब उस पानी में हरा रंग डाल दोगे तो हरा हो जाएगा, नीला डाल दोगे नीला हो जाएगा। पानी का तो कोई रंग नहीं है ना। इसी प्रकार से गाजर में जो रंग है वो इसके उस लाल पिगमेंट के कारण लाल हुआ है। अब इस पिगमेंट को अगर हम लोग अलग कर दें उससे और इसकी जगह कोई और पिगमेंट डाल दें तो इसका रंग वैसा हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने गाजर ली उससे पिगमेंट अलग हो गया, ऐसा नहीं। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी तो होती है जिसको कहते हैं हम जीन एडिटिंग। दरअसल
इसमें जो रंग है, इस रंग के लिए एक जीन उत्तरदायी है। अब मान लीजिए इसमें जो जीन है, पता है आपको कि इस जीन के कारण इसका रंग लाल हो रहा है, तो इस जीन को निकाल देंगे आप, तो इसकी जगह दूसरा जीन डाल देंगे, और फिर जो फसल होगी वो किस रंग की होगी, जो जिस रंग का आपने जीन डाला है। इसी कारण से आपको फसलों की अलग अलग तरह की प्रजातियां आजकल अलग अलग रंग बिरंगी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होता है, रंग बदल जाता है। हालांकि डेंजरस भी कभी कभार हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप खाते पीते हैं, कम से कम उसका रंग किस कारण से है। जैसे टमाटर का पूछा है, तो टमाटर का किस कारण से है लाल रंग, लाइकोपिन के कारण। और पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। और पौधों का पीला रंग, पत्तियां जब सूख जाती हैं तो पीली हो जाती है ना, या पत्तियां जब बेकार हो जाती हैं तब भी पीली हो जाती हैं, तो वो किस कारण से होता है, पता कीजिए। कब करेंगे पता है सब, हो गए। हर जगह साइंस है, बस खोजने की जरूरत है। करते क्या है, सोचते हैं कि नहीं नहीं ऊपर ऊपर से चीजें मिल जाए आसानी से, ऐसे नहीं है। करंट और कोर इन दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आप, उस सब्जेक्ट का जो भी न्यूज आए, ये मान लीजिए वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, उसको और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अब चलिए अगला लिखिएगा, कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएंगे क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है ये कमलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। तो लिखिएगा स्थिति, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है, कोई जिला, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है, लोहित। तो लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में। हो गया। इसका नाम कमलांग क्यों पड़ा, क्योंकि एक नदी यहाँ से गुजरती है, उस नदी का नाम है क्या, कमलांग। इसीलिए इसको क्या कहा गया, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो लिख लीजिएगा इसी के आगे, यहाँ पर कमलांग नदी स्थित है। फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, कैसे बनाते हैं, एक टॉपिक लेते हैं उसको कैसे इतने सारे ऑप्शन बनाते हैं। हेलो, नमस्ते, बताओ, पढ़ा रहे हैं। हो गया। तो दो चार बातें इसमें पहले समझिए। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन जो आपसे बेसिक पूछा जाएगा, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में, लोहित जिले में। दो चीजें यहाँ क्लियर हुई, पहली चीज की है अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा, अगर आपसे सीधे कहीं पूछ दिया कि लोहित जिला या लोहित कहाँ पर स्थित है, किस राज्य का जिला है, तो ये भी आपको पता हो गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका नाम क्यों पड़ा कमलांग, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कमलांग। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कमलांग नदी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य की नदी है, तो आपको तुरंत पता पड़ गया क्या। अब देखिए एक ही लाइन आपने पढ़ी है, उसी लाइन में आप ये समझ चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कमलांग नदी लिखा दिया, हो सकता है सीधे कमलांग नदी पर पूछ दे। छोटी छोटी नदियों पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ऐसी नदियां जो आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ पाएंगे, वो नदियां चर्चा में रहती हैं। कहीं वहां सीवेज के कारण चर्चा में रहेंगी, कहीं वो नदी विलुप्त होने के कारण चर्चा में रहेंगी, कहीं वो नदी किसी डैम के प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रहेंगी। तो वो नदियां न्यूज़पेपर में आती हैं एक छोटी सी हेडलाइन बनकर, और उसी से क्या बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कमलांग नदी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला लिखिएगा पॉइंट, विशेषताएं। लिखिए विशेषताएं इसकी,
विशेषताएं। अब विशेषताएं इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको लिखनी है। सबसे पहली चीज होती है जलवायु, कि यहाँ की जलवायु कैसी है। कैसी होगी जलवायु बताइए। यही है यूपीएससी। हर चीज आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। देख रहे हैं ना कट ऑफ कितनी कम जा रही है। तो कट ऑफ क्यों कम जा रही है? एक तो सी सेट को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दूसरा कारण जो बड़ी समस्या बन रहा है वो ये है कि जो बेसिक चीजें समझनी चाहिए, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी छोड़ देते हैं। अब ये कोई नहीं बताएगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, ये आपको अपने हिसाब से दिमाग से सोचना है। तो कुछ सोचा है कि नहीं? हम्म। कैसे? हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? 23.5 डिग्री रेखा, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जो भी क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? उपोष्ण। और जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो क्या है? यहाँ पर। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन यही बना दी थी यूपीएससी ने, भारत का विस्तार सिर्फ उष्ण कटिबंध में है। लिखिए जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय। हो गया। लेकिन सिर्फ यही टेक्निक पूछा जाएगा कि जलवायु कैसी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा जा रहा है वो है किसी वन्य जीव में रहने वाले जीवों के बारे में, कि यहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जीव है वो पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वहाँ चूहा बिल्ली दौड़ने लगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में रहते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो लिखिएगा जीव जंतु। जीव जंतु। और यहाँ पर लिखिए कौन कौन से जीव जंतु हैं। हिम तेंदुआ। पहले नंबर पर कौन सा? हिम तेंदुआ। अब देखिए, जो ये पढ़ रहे हैं इससे एक क्वेश्चन अगर बनाना है, टफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं, सीधे बना देगा। हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है। और चार ऑप्शन में से जहां पर एक कमलांग टाइगर रिजर्व मिले तो उसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बाघ। बाघ। अगला लिखिएगा, क्लाउडेड। क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। क्लाउडेड लेपर्ड। अगला, हिमालयन। हिमालयन पाम सीवेट। हिमालयन पाम सीवेट। हिमालयन पाम सीवेट। अगला, हॉर्नबिल। 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 हो गया। देखिए, अगर इससे क्वेश्चन बनाना है जिसको टफेस्ट क्वेश्चन कहें, जो यूपीएससी में पूछता है, तो आपने सारी जानकारी हासिल कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, कि आप एक टाइगर रिजर्व घूमने जाते हैं। उस टाइगर रिजर्व में आप जैसे ही जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और वहां आपको घूमते समय हेमतेदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ जैसी जंगली जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो आप निम्नलिखित में से किस जगह पर है या किस टाइगर रिजर्व में है? अब ऑप्शन दे देगा आपको। समझ में आ गया? तो ये कब बता पाएंगे? जब आपको ये सारी जानकारी पहले से है, और नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, यही पूछ देता है। अभी पिछले में पूछा था कि आप एक समुद्र के पास खड़े हुए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि एक बार लहर आ रही है और दूसरी बार लहर वापस जा रही है, और लहर जाते ही जो तलहटी है वो ऊपर वापस दिखाई देने लगती है। तो निम्नलिखित में से आप किस राज्य के किस तट पर हैं? यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर में। पूछ देगा कि आप एक ऐसे तट के पास खड़े हुए हैं
जहां आप देख रहे हैं कि रेनबिल नामक कछुए की प्रजाति आ रही है तट के पास और वहां बच्चों को जन्म दे रही है, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। ये घटना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पूछ देगा इसी प्रकार से कि आप किसी रेगिस्तान के पास खड़े हुए हैं, आपको ध्रुव तारा दिख गया, आपने देख लिया कि ध्रुव तारा किस दिशा में है और आपका घर पश्चिम दिशा में है। तो अब ये बताइए, आप जब चलेंगे तो आप किस अपने हाथ को किस दिशा में रखकर चलेंगे, यानी आपका हाथ किस दिशा में होगा? अब है तो सिंपल, लेकिन क्या है इसमें लॉजिक, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, कहाँ की बात हो रही है। समझ में आ गया पूरा? तो ये क्वेश्चन ऐसे तैयार होते हैं, वो एक जगह की नॉलेज रख लेंगे, उसी पर आपसे पूरा एक ही जो पैटर्न होता है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ दे रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे आपसे, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहां पर पर्वत होगा, ये है, सब चीजें दे देंगे। वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें से एक आध पॉइंट भी आपके क्लियर है तब आप लगभग सही टिक लगाएंगे, और नहीं है तो पूरा गलत। यही यूपीएससी और पीसीएस में अंतर है। यूपीएससी सब कुछ आपको देने के बाद सिर्फ एक चीज पूछता है, पीसीएस सिर्फ फैक्ट ढूंढता है, इसी से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे उसके। लिखिएगा आगे, इसे अगला, ये जीव जंतु हो गए हैं, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, गिलो झील इसी गिलो झील इसी रिजर्व में स्थित है। गिलो झील इसी, सुना था कभी गिलो झील का नाम? पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तब भी नहीं सुनेंगे। और ये गिलो झील इसीलिए कहते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, उसका फोकस अलग जगह रहता है, वो देखता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपके लिए ये गिलो झील इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो गिलो झील से पूछ देगा, और ये 100% पूछेगा। आजकल जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है, सबसे बेहतरीन तरीका उसके पास यही बचा है कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि सारी चीजें आपको दे दे। अब जैसे आप देखते हैं, एक बार पूछा था एक पेज का, तो सिर्फ क्या था, उसका क्वेश्चन था, पूरे एक पेज का क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ था, आप सुबह घर से उठते हैं, आप जाते हैं, आप तुरंत गेट खुल जाते हैं, आप गाड़ी के पास पहुंचते हैं, ऑटोमेटिकली गेट खुल जाते हैं, उसकी जैसे आप बैठते हैं ऑटोमेटिक ड्राइविंग होने लगती है। फिर आप घर आते हैं, आप देखते हैं कि लाइट ऑटोमेटिकली जलने लगती है, आप बिस्तर पर जाते हैं, सोते हैं, लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये सब निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के कारण हो रहा है? सिर्फ उसको पूछना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सारी चीजें आपको दे दी थी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि पूछना क्या चाह रहा है, और इतनी आसान चीज उसने पूछी, और पूरा आधे लोगों ने, आधे क्या, 70% लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं होगा पूरे को, उन्होंने सोचा होगा बहुत टफेस्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्या था, एकदम इजी क्वेश्चन था। बस पढ़ने की वो पेशेंस होता ना, कि पूरा पढ़ सको, इसीलिए किताब बोलते हैं कि किताब पढ़नी कंपलसरी है। किताब नॉलेज के लिए नहीं पढ़नी, किताब पढ़नी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, ताकि आप चीजों को आसानी से पढ़ सके। एक न्यूज़पेपर, एक व्यक्ति एक एक घंटे में पढ़ सकता, वही न्यूज़पेपर 10 घंटे में पढ़ते हैं कुछ लोग, वही एक व्यक्ति 15 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बता सकता है कि क्या होगा न्यूज़पेपर में। और आपके पास न्यूज़पेपर हो तो लाइएगा, हम बता देंगे उसको, सिर्फ न्यूज देखकर बता देंगे, और फिर जाकर घर में खोजिएगा, उससे ज्यादा न्यूज नहीं निकलेगी, सिर्फ न्यूज की हेडलाइन देखकर, सिर्फ हेडलाइन। इस लेवल पर आपको पहुंचना है कि आपने सिर्फ हेडलाइन देखी, आपको सारा चीज पता है कि इसमें क्या लिखा होगा। जैसे उसको क्या बोलते, संपादकीय, एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल में मान लीजिए आ गया कि सूखा एक गंभीर समस्या। अब आपने, कुछ लोग पूरा पढ़ेंगे उसको, आधा घंटे का समय बिल्कुल नोट्स तक बनाएंगे, कुछ लोग, उसकी जरूरत नहीं होती है। सूखा एक गंभीर समस्या ले आ गया पूरा। अब आपको पता होना चाहिए कि सूखे की बात हो रही है, सूखे का संबंध किस ऋतु से है? ग्रीष्म ऋतु से। दूसरा क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सूखा क्यों होता है? क्योंकि जो जल स्रोत है ये सूख जाते हैं। दूसरा, बारिश का स्तर कम हो जाता है। तीसरा, वनस्पतियां है नहीं ज्यादा, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है। चौथा, हम लोग इंसान है, जीव, और हम लोगों की कुछ जैविक क्रियाएं होती है, इस समय हम लोगों को पानी की जरूरत कहीं ज्यादा अधिक होती है फंक्शनिंग के लिए, और इसलिए पानी हमको क्या चाहिए, ज्यादा। तो पानी का क्या होता है, कंजप्शन बढ़ जाता है, यानी पानी कम भी आ रहा है, पानी का कंजप्शन भी हम लोग बढ़ा दिए, और पानी जमीन में भी नहीं है, और जो जल स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो गया, ओवरऑल सूखा उत्पन्न हो गया। सूखे को दूर करने के उपाय, दूर करना है तो पानी को मैनेज करना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में पर्याप्त पानी पहले भर के रखना पड़ेगा। जो वेस्ट जाता है पानी, उसको कैसे हम लोग क्या करें, रिसाइकिल कर पाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ बरसात के मौसम में डैम छोटे छोटे हर जगह बनाने चाहिए,
जहां भी संभावनाएं हो वहां पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो भी ऐसा क्षेत्र है जो सूखाग्रसित क्षेत्र है उसको चारों ओर से हरी बाउंड्री बनानी चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि ये सूखा क्षेत्र और आगे न फैल पाए। जैसे राजस्थान का क्षेत्र है ये और फैलता जा रहा है आगे, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है वहां पर, तो मिट्टी और सूखती जाएगी। तो ये सारे क्या है उपाय है इसके। अब उस एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा पूरा, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा इससे, इससे कम ही मिलेगा। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अब लिख लीजिएगा ये चर्चा में क्यों था, लास्ट पॉइंट कि आखिर ये चर्चा में क्यों है करंट में। चर्चा का कारण लिखिएगा, यहां यहां एनजीओ के सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई पार्क पहली बार बटरफ्लाई पार्क और नेचर ट्रेल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समझ में आ गया है? तो कोई समस्या है इसमें? नेचर ट्रेल का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए एक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, जो कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ। क्योंकि समस्याएं क्या है ना कि आजकल देखोगे जहाँ पर भी ये वन्य जीव अभ्यारण्य बने हुए हैं, वहां पर हमेशा देखोगे एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है एनिमल के बीच और इंसानों के बीच। ये कॉमन सी समस्या है। वो एनिमल, अब वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो किसानों के यहाँ पहुंच जाते हैं, किसान उनको मार देते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? तो उन किसानों के साथ समस्या है, उनको ये चिंता रहती है कि अगर ये हमारी फसल को खा जाएंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। अगर उनको ये विश्वास दिला दिया जाए कि तुम्हारी फसल जो होगी उसका मुआवजा तुमको दिया जाएगा, तुम्हारा जो नुकसान होगा उसका मुआवजा दिया जाएगा, और उनको ये बता दिया जाए कि भाई ये जानवर जो है इनको हम कोशिश कर रहे हैं 2-4 साल बाद